गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हेडिंग में फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। रेगुलर वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब क्या होती है, ये पढ़ा गया था। और हमने ये सीखा था कि फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो नंबर और पर्सन में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से कंट्रोल होती है। यानी सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज हो जाने से जो वर्ब है अगर उसके भी नंबर और पर्सन में चेंज हो तो ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जो नंबर और पर्सन में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग टू कंट्रोल्ड ना हो, गाइडेड ना हो, डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत तीन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे। उसमें पहला जेरेंड है, दूसरा इन्फिनिटिव है और तीसरा पार्टिसिपल है। आइए हम लोग पहला जो है जेरेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब में जेरेंड के बारे में पढ़ें। जेरेंड जिसे हिंदी में हम क्रियावाचक संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से क्रिया में ही, क्रिया के ही रूप में आईएनजी जोड़ करके इसको जेरेंड फॉर्म बनाया गया है, क्रिया से लिया गया है, इसलिए इसका नाम हमने दिया क्रियावाचक संज्ञा। कैसे बनता है? क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ने से जेरेंड बनता है। इसका फॉर्म क्या है, काम कैसा करता है? एज ए नाउन। किसी सेंटेंस में जेरेंड एज ए नाउन संज्ञा के रूप से कार्य करता है। अब इसका फंक्शन कहाँ कहाँ, सेंटेंस में कहाँ कहाँ हो सकता है? सेंटेंस में इसकी पोजीशन चेंज होने से इसका फंक्शन भी अलग अलग हो जाता है। आइए वन बाय वन देखते हैं कि इसका सेंटेंस में पोजीशन कहाँ कहाँ होती है और अलग अलग पोजीशन में ये कौन कौन सा कार्य करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ जेरेंड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी किसी वाक्य में जेरेंड वर्ब के सब्जेक्ट की तरह से, कर्ता की तरह से कार्य करता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। पहला, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। यहाँ पर जो स्मोकिंग वर्ड है, स्मोकिंग क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ने से बना है और ये स्मोकिंग जो है वर्ब इज से पहले है और वर्ब से पहले के वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ पर स्मोकिंग वर्ब इज से पहले आया है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट की तरह से किया गया है और सब्जेक्ट वर्ड नाउन होता है या प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड नाउन हुआ और सब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रहा है और क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ करके बनाया गया है, इसलिए हमारा ये जेरेंड हुआ। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वॉकिंग। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर इज क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले वॉकिंग यूज किया गया है। यहाँ पे भी वर्ब के पहले आकर के ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है और सब्जेक्ट से पहले आने की वजह से ये नाउन हो गया। इस तरह से पहले और दूसरे दो वाक्यों में जो हमारा जेरेंड है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इस की तरह से कार्य कर रहा है। आइए अब हम जो है दूसरा इसका पोजीशन देखते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। यानी जेरेंड किसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट की तरह से भी कार्य कर सकता है और अगर एज एन ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रहा है तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सी दे लाइक स्विमिंग। ये स्विमिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बना हुआ है और ये वर्ब लाइक के बाद आ रहा है। वर्ब के बाद आकर के और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इसके पहले कोई सहायक क्रिया तो है नहीं। अगर इसके पहले कोई सहायक क्रिया होती तब ये मेन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होता, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म भी नहीं है, सहायक क्रिया भी नहीं है, तो इस तरह से हमारा नाउन वर्ड हुआ। नाउन वर्ड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बना है और वर्ब लाइक के बाद आया हुआ है, इस तरह से यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रहा है। इस सेंटेंस में दे लाइक स्विमिंग इन द रिवर, इसमें स्विमिंग जो शब्द है जेरेंड की तरह से एज एन ऑब्जेक्ट लाइक का कार्य कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, आई लाइक ईटिंग ब्रेकफास्ट एट होम। यहाँ पर वर्ब क्या है? लाइक और ईटिंग जो है ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और नाउन, और ये लाइक वर्ब के बाद आया हुआ है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट में
ईट में आईएनजी जोड़ने से बना है, इसलिए हमारा ये दूसरा भी ईटिंग जो वर्ड है वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक की तरह से कार्य कर रहा है। तीसरा हमारा जो कार्य होता है जेरंड का एज द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरा करने वाला, पूरक, यानी ऐसा वर्ड या वर्ड का ग्रुप जो किसी वर्ब के बाद में आकर के वर्ब के मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर दे, अधूरे अर्थ को पूरा कर दे, ऐसे शब्द या शब्दों के समूह को हम कॉम्प्लीमेंट या पूरक या पूरा करने वाला कहते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल सीइंग इज, बिलीविंग, यहाँ इज क्या है वर्ब, सीइंग इज देखना ही। अब ओनली सीइंग इज रहे और ये पोर्शन न रहे तो सीइंग इज व्हाट, यहाँ पर सेंस पूरा नहीं हो रहा है। तो इस सीइंग यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब इसके बाद ये बिलीविंग वर्ड आकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है। ये आकर के वर्ब इज के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, और ये हमारा जो है जेरंड फॉर्म का है और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से नीचे शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग और केयरिंग, ये शेयर और केयर में आईएनजी जोड़ने से बना हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, ये मान लीजिए हमारा इज जो है वर्ब है, वर्ब के बाद केयर में आईएनजी जोड़ने से बना है केयरिंग, और केयरिंग जो है यहाँ पर नाउन की तरह से कार्य कर रहा है। इस तरह से इसका ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज किया गया है। तो इस तरह से जेरंड जो है तीन तरह से सेंटेंस में काम कर सकता है, एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इन तीन तरह से काम कर सकता है। अब हम जो है जेरंड के बारे में दो मेन पॉइंट जो है नोट करेंगे, जो हमेशा याद करना है। अब एक बात समझ लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट सो ईजी एज वी अंडरस्टैंड, बट इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट सो डिफिकल्ट एज वी अंडरस्टैंड। अंग्रेजी भाषा उतनी आसान भी नहीं है जितनी हम समझते हैं, और अंग्रेजी भाषा उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी हम समझते हैं। आसान किस सेंस में नहीं है, अगर हम मेहनत ना करना चाहें तो हमें आसान नहीं लगेगी, कठिन लगेगी, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए आसान लगेगी, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा। तो दूसरा और जो दो हमारे यहाँ नीचे पॉइंट में दे रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एज अ प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में पहला पॉइंट मैंने नोट में क्या बताया, कुछ ऐसी क्रियाएं, कौन कौन सी क्रिया, कंप्लीट, कंसीडर, डिनाई, एंजॉय, डिसलाइक, फिनिश, गिव अप, हेट, रिमेंबर, सक्सीड, हेल्प, सजेस्ट, प्रैक्टिस, ऑलवेज। ऑलवेज टेक जेरंड एंड नॉट इंफिनिटिव्स। कहा जा रहा है ये जितनी क्रियाएं हैं ये हमेशा इनके साथ जेरंड का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके यूज किया जाता है, इनके बाद कभी इन्फिनिटिव का यूज नहीं किया जाता है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि कुछ क्रियाएं जैसे विश, रिफ्यूज, प्रॉमिस, होप, ऑफर, एक्सपेक्ट, डिसाइड, चूज, अटेम्प्ट, प्रेटेंड, ये इतनी जो क्रियाएं हैं और भी बहुत सी क्रियाएं हैं, इनके साथ हमेशा इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है, इनके साथ जेरंड का यूज नहीं किया जाता है। इतना पॉइंट हमें याद रखना है। अब जो है तीसरा इसमें नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ क्रियाएं जैसे लाइक, लर्न, बिगिन, कंटिन्यू, फियर, इंटेंड, लव, प्रेफर, स्टॉप, ट्राई, रिमेंबर, प्रपोज एक्सेट्रा, जितनी एक्सरसाइजेज हैं ये अपने साथ, चाहे इनके साथ आप जेरंड भी यूज कर सकते हैं या इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें कवर किया कि जेरंड क्या है, जेरंड का स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्म क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये इससे रिलेटेड तीन मेन पॉइंट्स। अब इसके बाद हम जो है दूसरा कवर करेंगे इन्फिनिटिव। नेक्स्ट हमारा जो है नॉन फाइनाइट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, लेकिन हम जो है
कहीं कहीं ये भी देखेंगे कुछ जो है जगह ऐसी है जहाँ पर इन्फिनेटिव विदाउट टू भी यूज़ किया जाता है, ऐसे को हम जो है बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। सामान्यतः जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके पहले हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम आगे कवर जब रिवीजन करेंगे उसमें करेंगे। उसके बाद फॉर्म है, यानी कि इन्फिनेटिव क्या क्या काम कर सकता है। ये नाउन फॉर्म में काम कर सकता है, एडजेक्टिव फॉर्म में काम कर सकता है, या एडवर्ब फॉर्म में काम कर सकता है। यानी इन्फिनेटिव को हम संज्ञा की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, विशेषण की तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और क्रिया विशेषण की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने जेरंड पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जेरंड को ओनली नाउन की तरह से यूज़ किया जा सकता था, ओनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस में रखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव को नाउन की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और एज एन एडवर्ब की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आइए हम वन बाय वन उनका फंक्शन देखते हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा है कि इन्फिनेटिव को एज ए नाउन या एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह से यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी। यहाँ इज क्या है, इज हमारा यहाँ पर वर्ब है। वर्ब से जो पूरा पोर्शन पहले आया है पूरा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और इस तरह से यहाँ टू ओबे यानी 2 + V1 यानी आज्ञा मानना, कहना मानना। हमें अपने जो है शिक्षकों का कहना मानना हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह से यहाँ पर टू ओबे 2 + V1 की तरह से यूज़ किया गया है। एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज की तरह से यूज़ किया गया है। यहाँ एज अ नाउन या एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज की तरह से प्रयोग किया गया है। दूसरा हमारा यूज है कि इन्फिनेटिव को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही लाइक्स टू राइट अ लेटर, यहाँ पर लाइक्स वर्ब के बाद क्या है, टू राइट। टू राइट यहाँ पर इन्फिनेटिव का फॉर्म है 2 + V1, और ये हमारा किस तरह से है, ऑब्जेक्ट की तरह से प्रयोग किया गया है। तीसरा यूज है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के बाद आकर के और ऑब्जेक्ट की तरह से काम करना। इसका एग्जांपल है ही इज अबाउट टू रन। यहाँ पर रन क्या है, टू रन जो है V1, 2 + V1 है, इन्फिनेटिव है, और साथ साथ में यहाँ इस पे अबाउट जो लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आकर के ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह से हम एज एन ऑब्जेक्ट गवर्न बाय प्रीपोजिशन की तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिर अगला यूज है एज केस इन अपोजिशन। यहाँ वर्ड आया है अपोजिशन। यहाँ पर दो है वर्ड, एक अपोजिशन है और दूसरा ऑपोजिशन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक अपोजिशन अपोजिशन है, अपोजिशन है, दूसरा अपोजिशन है। अपोजिशन जो वर्ड है जहाँ ए बिगिनिंग में आया है, ए आया है, यहाँ पर ओ आया है। तो ए वाला जो वर्ड है अपोजिशन, इसका मतलब होता है टू प्लेस नियर, टू प्लेस नियर, और इसका मतलब होता है अपोज, टू अपोज। इसका मतलब विरोध करना, अपोजिशन विरोध करना। लेकिन अपोजिशन मीन्स टू प्लेस नियर, नजदीक रखना, पास रखना। एक शब्द या शब्दों का समूह जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के पास में आकर के उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को और अच्छे तरह से बतला दे, उसके बारे में और अच्छे से क्लियर कर दे, ऐसे शब्द या शब्दों के समूह को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज गुड। यहाँ पर देखिए डी में इट इज गुड टू स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ यहाँ पर वर्ड जो है गुड क्या है, टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर द ट्रूथ है, इसके पहले टू स्पीक आकर के यहाँ पर केस इन अपोजिशन का यूज किया जा रहा है। इट इज गुड, गुड वर्ड टू स्पीक, यहाँ पर इसके बाद आकर के ये केस इन अपोजिशन की तरह से यूज किया गया है। अगला है एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पहले ही बताया गया है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। वर्ब के बाद आकर के वर्ब के मीनिंग और सेंस को कंप्लीट करने वाले वर्ड को वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, या फ्रेज भी हो सकता है। तो हिज हॉबी इज, हिज हॉबी इज। अब हिज हॉबी इज तो लिखा है उसका शौक है, लेकिन शौक क्या है, जब हम ये लिखेंगे टू कलेक्ट कॉइन्स, तब जाकर के ये मीनिंग पूरा क्लियर हो रहा है। इस तरह से यहाँ टू कलेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह से, पूरक की तरह से यूज किया गया है।
अब उसके बाद यहाँ हमको ध्यान देना है ये दोनों पॉइंट। एज एडजेक्टिव, यानी इन्फिनेटिव का यूज एडजेक्टिव की तरह से, विशेषण की तरह से भी वाक्य में किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए देयर इज मिल्क टू ड्रिंक, यहाँ पर ड्रिंक टू ड्रिंक आया, पीने के लिए। क्या पीने के लिए? मिल्क। तो ये नाउन वर्ड मिल्क है, नाउन वर्ड मिल्क है, मिल्क के बाद टू ड्रिंक आ रहा है, और ये ड्रिंक मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और हम जानते हैं ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद या पहले आकर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए, उसको क्वालिफाई करे, ऐसे वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इस तरह से मिल्क के बाद टू ड्रिंक आया है, इस तरह से मिल्क नाउन है और यहाँ पर टू ड्रिंक इसको क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर टू ड्रिंक क्या हुआ? एज एन एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया है। अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का यूज एडवर्ब की तरह से कैसे किया जाता है। एडवर्ब हम जानते हैं कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बाद आकर, किसी एडजेक्टिव के बाद आकर या किसी दूसरे एडवर्ब के बाद आकर के उसको क्वालिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, ऐसे शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में द मैंगो इज सॉवर टू टेस्ट, सॉवर मीन्स होता है खट्टा, ये एडजेक्टिव शब्द है। तो इस एडजेक्टिव के बाद टू टेस्ट आया है, एडजेक्टिव के बाद आकर के ये बता रहा है कि टेस्ट इसका कैसा है? खट्टा है। तो एडजेक्टिव के बाद आकर के इस एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? और क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से हमारा टू टेस्ट वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला वर्ड है जो है एडवर्ब हो गया। इन दिस वे एन इन्फिनेटिव कैन एक्ट इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और as an adverb. In all the three forms an infinitive can be used, whereas a gerund can only be used as a noun in a sentence. इस तरह से हमने आज जो है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत जेरंड को और इन्फिनेटिव को कवर किया, और पार्टिसिपल को हम पहले ही सिंथेसिस टॉपिक में तीनों पार्टिसिपल को कहाँ कैसे यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। अब सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को 2-3 बार अच्छे से गौर से पूरी तरह से देखें और समझें, और इसके बाद अपने जहाँ भी एक्सरसाइजेज मिल जाएँ, एग्जाम्पल्स मिल जाएँ, उसमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर ये आपको समझ में आया हो, आपके लिए फ़ायदा हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।